नमस्कार मित्रों, ईवीएस मोंग द्वारा संचालित एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरण विज्ञान और अध्ययन से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए होगा ईवीएस का। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एसओएल या एनसी वेब या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का पेपर है। तो इसमें 2 क्रेडिट का पूरा कोर्स है। ये 2 क्रेडिट कोर्स है और 2 क्रेडिट कोर्स में 80 मार्क्स का आएगा, ये पूरा पेपर होगा। इसमें 1 क्रेडिट थ्योरी के लिए है और 1 क्रेडिट एक्सपेरिमेंट के लिए। थ्योरी 40 मार्क्स का और एक्सपेरिमेंट भी 40 मार्क्स का। आउट ऑफ 40 इसमें 10 और 30 का सिस्टम है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए, जबकि 30 मार्क्स का पेपर आएगा। अभी जो क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो 30 मार्क्स का आएगा। बाकी जो 40 है वो एक्सपेरिमेंट के लिए क्लास टीचर देंगे, या एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या जो भी एक्टिविटी कराएं उनके लिए। तो ये भी इंटरनली ही आपको मिल रहा है। तो सिर्फ एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सिलेबस है वो इफेक्टिव है एकेडमिक सेशन 22-23 से। तो उसके बाद जिसने एडमिशन लिया है उसको ये चीज फॉलो करना होगा। यदि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम जाए तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो है कोर्स का टाइटल है, कोर्स का नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 और 2। लेकिन आप यदि फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए सिर्फ 1 है, 2 सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो यहाँ पर आप एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 पढ़ रहे हैं, आपके लिए 1 आएगा ये। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कोर्स का नाम भी लिख रखा है, AEC 1, टोटल क्रेडिट 2, 1 क्रेडिट इज फॉर लेक्चर एंड 1 क्रेडिट इज फॉर प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट। यदि इसमें देखें तो टोटल फर्स्ट ईयर में 4 यूनिट पढ़ना है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ईवीएस का। इसमें 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। दूसरा यूनिट है इकोसिस्टम का, इसको हिंदी में पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। थर्ड यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का या प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ यूनिट होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। डिटेल सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है या आपने पढ़ा भी होगा। तो चाहे इसी चैनल के वेबसाइट पे आप जाओ, इसी चैनल पे वहाँ पर अवेलेबल है ये सिलेबस भी। अब इस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने इसके पहले वाले भी सेट 1 में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बात किए थे उसमें मैंने बताया भी था कि क्या करना है जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करना है बिल्कुल ध्यान से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिले और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, कभी भी ऐसा काम नहीं करना। 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट एटलीस्ट टाइम दो और ढंग से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो चेक करना है वो है यूनिक पेपर कोड। सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है, राइट योर रोल नंबर हियर। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो हम देखेंगे कि हमारा कोड, जैसे हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम लोगों को ये देखना होगा कि 2181001001 होना चाहिए ये। तो ये 1001 जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बात हो या फिर सेकंड सेमेस्टर का बात हो। साथ में पेपर का नाम भी लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। ये किस तरह का कोर्स है? तो AEC कोर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और सेकंड सेमेस्टर है। तो ये इतना चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है। जब इतना आपने चेक कर लिया कि सब कुछ सही है, उसके बाद देखना है कि आप करंट ईयर के स्टूडेंट हो या रिपीटर हो, ये सारा चीज़ देखोगे। यदि रिपीटर हो तो उसके लिए अलग है इंस्ट्रक्शन, यदि आप रेगुलर हो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, यदि आप SOL के स्टूडेंट हो तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है हम ध्यान से देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला काम यही है कि इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है। तो सेकेंड सेमेस्टर का है
हमें पता चल गया ये फर्स्ट ईयर के लिए। क्या कह रहा है कि फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्स एडमिशन 2023, यानी पेपर 24 का है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि भाई आपके लिए जो टाइम है वो 1 आवर का है। 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 30 मार्क्स। मैंने भी अभी बताया कि आउट ऑफ 80 आपका जो है वो 40-40 है, ये एक्सपेरिमेंट का, और ये है थ्योरी का। और आउट ऑफ 40 30 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का था। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि पार्ट ए 30 मार्क्स का है और 1 आवर का है। इसका टोटल टाइम इसमें मिलेगा वो 1 आवर ही मिलेगा, 1 घंटे का पेपर होगा। यदि कोई रिपीटर स्टूडेंट है, यदि वो रिपीटर है तो क्या करना होगा उसको? उसको 1 आवर 45 मिनट्स टाइम मिलेगा। 45 मिनट्स ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पार्ट ए। इसमें क्या होगा उसको? उसके 20 मार्क्स फिर बढ़ जाएंगे, मतलब 30 और प्लस 20, तो टोटल 50 मार्क्स का होगा उसके लिए। यदि वो रिपीटर स्टूडेंट एसओएल का है जिसने एडमिशन 2022 में लिया है, ये ईयर वहां पर लिखा रहेगा जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, चाहे 26 के हो, 25 के हो, या आने वाले 27 या 28 का हो, सब में ये इंस्ट्रक्शन रहेगा क्लियर। इसको रीड करना है ढंग से, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ये सिर्फ एसओएल वाले के लिए है कि भाई 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और इसके लिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों करना है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन यदि आप करंट ईयर के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, या एसओएल के हो, एनसी वेब के हो, तो उसके लिए सिर्फ पार्ट ए करना है। डू ओनली पार्ट ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो 30 मार्क्स का होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप। अभी हमने देखा कि वहां पे ऐसे 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 स्पेस बना हुआ है, वहां पर रोल नंबर अपना लिखना है, सबसे पहला काम करना है। साथ में ये भी कह रखा है, इंस्ट्रक्शन बाकी है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप एक बार रीड करो ढंग से, 1 मिनट 2 मिनट टाइम दो। सब कुछ लिखा हुआ है कि किसको कौन सा क्या करना है। जैसे इसमें पहला इंस्ट्रक्शन ही देखते हैं, दूसरा नंबर वाला, कि रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्स शुड अटेम्प्ट ओनली पार्ट ए, यानी जो रेगुलर हैं या एसओएल के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 30 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। देयर आर 5 क्वेश्चन इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी है, उसका आंसर करना ही करना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। ऑफ द रिमेनिंग 4 अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इसमें यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 सबको करना है, कोई नहीं इसको छोड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। आउट ऑफ 4 जो बाकी के क्वेश्चन 4 बचे, इन 4 में से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो, हो गया 3 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू आंसर ओनली 3, बट क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी। यदि लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, 4 कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 को मत करो। लेकिन इस 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 का करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होगा। इस तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर 1 को करना ही करना है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यही प्रश्न पूछते हैं, और यदि क्वेश्चन नंबर 1 जिसने किया उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, यदि नहीं किया उसके मार्क्स कम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ भी हिंदी में लिखा हुआ है कि जो नियमित स्टूडेंट हैं, रेगुलर हैं, या एसओएल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस सत्र में करंट ईयर में एडमिशन लिया है, उनको केवल भाग ए करना है जो 30 मार्क्स का है। बाकी 4 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है इनको। अब देखते हैं, हर जगह इंस्ट्रक्शन क्लियर लिखा हुआ है। अब आते हैं हम पार्ट ए में। अब देखो यहाँ पर पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या कह रहा है? फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्सेज, सब कुछ लिखा हुआ है। किन्हीं 3 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 सहित, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को जरूरी इंक्लूड करना है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, जिसमें प्रश्न 1 अनिवार्य है। बात तो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 या 5, आउट ऑफ 4 क्वेश्चन में से बाकी के जो 4 हैं उनमें से सिर्फ 2 का आंसर करना है।
यानी टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर करना है इंक्लूडिंग 1। चलो तो अब हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। अभी तक इंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन। यदि आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन करके आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, ढंग से क्वेश्चन पेपर नहीं मतलब लिख पाते। तो इस तरह का काम नहीं करना है। जितना कहता है, जैसे कहता है वैसे ही करना है क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को भी 2 पार्ट में बांट रखा है इन्होंने, ए और बी। तो ए में देखो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को भरें। ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो ये भी मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट होते हैं जनरली, ए और बी। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 5। ये 1 मार्क्स का होता है, तो यानी 5 मार्क्स का हो गया, 1 इंटू 5। और ये भी 5 मार्क्स का हो गया। तो ये जो जिसने कर लिया उसके 10 मार्क्स आसानी से मिलना ही मिलना है, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग करते हैं पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं पहला। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इसका आंसर मैंने लास्ट स्लाइड में भी लिख रखा है। तो यहाँ पर यदि नहीं लिखना, मान लो मैंने नहीं लिखा या नहीं लिखता हूँ, तो वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, परेशान होने वाली बात नहीं है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं भाई, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन। देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहता है। ये कह रहा है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। पता ही होगा कि बहुत सारा जब फूड चेन एक साथ मिल जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं फूड वेव। तो ये फूड वेव हो गया। बहुत सारे फूड चेन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनको फूड वेव या आहार जाल कहेंगे, या खाद्य जाल भी कहेंगे। इसका आंसर मैंने लिख रखा है, अभी यहाँ पे सिर्फ समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि थीन लेयर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का वो पतली परत जिसमें वायु, भूमि और जल शामिल है, उसको क्या कहते हैं। और जो जीवन का समर्थन करती है, मतलब दैट कंसिस्ट ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर एंड विच सपोर्ट द लाइफ इज कॉल्ड। तो तुमको पता है कि यहाँ पे जो है वो लेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर के लेयर, अर्थ के लेयर क्या क्या है, 3 लेयर, वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, और एक हाइड्रोस्फेयर है जिसको हम लोग कहते हैं जल मंडल। ये 3 लेयर हैं, और इन 3 लेयर में जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फेयर या जैव मंडल। उसको बायोस्फेयर कहते हैं या जैव मंडल कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बायोस्फेयर हो जाएगा। बायोस्फेयर, दूसरे का आंसर बायोस्फेयर होगा, क्योंकि इसी लेयर में लाइफ होता है। तो जो सपोर्ट करता है लाइफ को, इन 3 लेयर का जो पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं जैव मंडल हिंदी में कहेंगे या बायोस्फीयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेस प्रोवाइडेड है, उसके बाद कन्वेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। तो ये कह रहा है कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि से संबंधित कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो वेटलैंड से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था 1971 में, और यह ईरान का शहर है रामसर। तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हो जाएगा आंसर, रामसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, यदि मिट्टी का ऊपरी परत निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, विंड या वाटर के द्वारा, इन दोनों के एक्शन से हो जाए तब उसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन या भूमि अपरदन कहते हैं। इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिटेल में यदि देखना चाहते हो तो वहां पे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज। तो कीस्टोन स्पीशीज उस तरह के स्पीशीज को कहते हैं जिनका इम्पैक्ट किसी भी इकोसिस्टम में बाकी के जो बायोटिक कम्युनिटी हैं, जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके ऊपर बहुत पड़ता है। खास करके तब
जब वहाँ किसी चीज़ की कमी हो जाए, फूड की स्कार्सिटी हो जाए, या इसके हेल्थ को देख करके पता चलता है कि बाकी चीज़ों का, बाकी सिस्टम का, इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है। तो इसमें बंगाल टाइगर है आंसर। फिकस स्पीशीज खास करके जैसे पीपल, बरगद या बनियान ट्री जिसको कहते हैं, या पीपल, तो ये सब कीस्टोन स्पीशीज में आता है। तो इनमें से कोई भी आप आंसर लिखें कीस्टोन स्पीशीज का। ये था फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अब ये 5 मार्क्स का था, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो अब कहता है जो दूसरा स्टेप है इसका, सेकंड क्वेश्चन है, वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रिविएशंस, यानी कि निम्नलिखित संक्षिप्त अक्षरों का विस्तार करें। इनको एक्सपेंड करना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है, और कुछ है नहीं। तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, YBP, यमुना डाइवर्सिटी पार्क है ये, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि दिल्ली में है। दूसरा है SDG, ये भी यूनिट 1 के सिलेबस में ही, सिलेबस के यूनिट 1 में पढ़ना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे इसका आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा आंसर। GAP, गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा को साफ करने का ये एक प्लान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, मतलब एयर की क्वालिटी मेजर करता है, ये बताता है एयर की क्वालिटी कि किस तरह का है, इसके इसके इंडेक्स को देख के पता चलता है, जिसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया है। BOD का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जनरली ये वाटर में कितना पोल्यूटेंट है, या वाटर में कितना ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, या कितना ऑक्सीजन है, उसको मेजर करने के लिए BOD हम लोग करते हैं। उसके बेसिस पे बताते हैं कि भाई वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर कितना पोल्यूटेड है। तो ये बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है, इस एब्रीविएशंस को। अच्छा, इसका आंसर लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये पूरा लाइन नहीं लिखना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का ए, पहला भाग, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल ये लिख दोगे बस कि एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, तो यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज का नाम लिख दोगे। यदि मान लो कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, तो यहाँ पे सिर्फ सॉइल इरोजन लिख दोगे। ये पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम अपना बर्बाद होगा, ये काम मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिखना है। यहाँ एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, जो कि मैंडेटरी था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तो अब आपके लिए आउट ऑफ 4 यू हैव टू आंसर ओनली 2, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो उसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन सा करना है ये डिसाइड कर लो। पहले चारों क्वेश्चन को रीड कर लो ढंग से, और डिसाइड करो कि क्वेश्चन नंबर 2 का करना है, 3 करें, 4 करें, या 5 करें। तो उसमें सिर्फ 2 ही करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। अब 2 क्वेश्चन चलो हम लोग मान ले सेकेंड और थर्ड को करेंगे। तो इसका भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर, साफ साफ पढ़ लेना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, और ये भी कह रहा है अटेम्प्ट एनी 2। इसमें आपके लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 3 में से हम सिर्फ 2 करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हम C करेंगे और A करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम अच्छे से लिख सकते हैं, तो इसको हम करेंगे। तुम चाहो तो A भी कर सकते हो, B भी कर सकते हो, लेकिन फिर C नहीं करना है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन में से सिर्फ अटेम्प्ट लिखा होगा, अटेम्प्ट एनी 2, सिर्फ 2 का प्रयास करना है। तो 2 का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे मान लो प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो वैसे पोल्यूटेंट जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में निकलते हैं, इमिट होते हैं, वो प्राइमरी कहलाता है। जब वो एटमॉस्फेयर में जाकर के चेंज हो जाएगा, किसी और फॉर्म में चेंज होगा, तो उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, वो चैनल पर अवेलेबल है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कह रहा है पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा का, उसके बारे में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है कैसे लिखना है, जनरली क्या करना कि 2 तरीका हो सकता है। ये हालांकि मैंने बता भी रखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में। इस तरह से बना लेना, एक तरफ लिखना प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरी तरफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और यहाँ पे डिफरेंस लिखते जाना 1 2 3। तो जनरली जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम 3 to 5 पॉइंट्स इंक्लूड करना है, एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 5 डिफरेंस फुल मार्क्स के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो या जो भी डिफरेंस
डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन हो तो उसमें इसी तरह से आंसर लिखेंगे, या तुम पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करना है, मेन पॉइंट लिखना है उसमें, जिससे कि आंसर बिल्कुल क्लियर हो, साफ पता चले कि आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है कि नहीं। तो इस तरह से अब जैसे ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है कि प्रोविजनिंग सर्विस एंड रेगुलेटिंग सर्विस में क्या डिफरेंस है, तो उस तरह का सेवा जो पारिस्थितिक तंत्र हमें देती है वो 4 सर्विस है, और इन 4 सर्विसेज में से सिर्फ 2 के बारे में लिखने को कह रहा है, प्रोविजनिंग और रेगुलेटिंग। एक सपोर्टिंग होता है और तीसरा जो होता है वो कल्चरल सर्विसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम, यहाँ देखते हैं तो ये कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी 2। इसमें भी यही कह रहा है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2, यानी सिर्फ 2 का करना है, और ये भी 5 मार्क्स का है। तो इसमें भी मैक्सिमम 5 पॉइंट या 3 पॉइंट, 3 to 5, इन बिटवीन 3 to 5 पॉइंट्स लिख देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो जरूर इंक्लूड करना है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लैंड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे, अपने वर्ड में समझाना है इसको, उसका क्या क्या उपयोग है, भूमि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसका किस तरह से आप लाइफ को सपोर्ट करता है ये हमारे, या उसके लिए क्या क्या आप करते हो। तो ये सारा चीज जो है वो लैंड का इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, जैसे जो फूड चेन है या जब पिरामिड हम बनाते हैं, तो किसी भी तरह से एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है और वो क्यों जरूरी है। यदि कोई मान लो कि सनलाइट है तो सनलाइट से प्लांट्स ही लेगा एनर्जी, ये प्लांट जो है इसका जो प्रोडक्टिविटी होगा, ये जो प्रोड्यूस करेगा उसको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कोई कार्निवोर्स। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, और ये एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही दिशा में, सिर्फ एक दिशा में ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसके बारे में 3 से 5 पॉइंट लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हालांकि आंसर आपको सिर्फ 2 करना है, ध्यान रखो, ये जरूर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आंसर एनी 2। तीसरा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसकी प्रकृति बहुविषयक है, बिल्कुल सही है, तो उसके बारे में लिखना है। एनवायरमेंटल साइंस में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन जब स्टडीज की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो, स्टेटिस्टिक्स हो या हिस्ट्री हो, तो हम एनवायरनमेंट को हर एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो कहलाता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, इसके बारे में अभी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें वर्ड लिमिट नहीं है, कहीं भी देखो क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लिखा कि इतने वर्ड लिमिट में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जहाँ वर्ड लिमिट नहीं हो वहां पर क्या करना है कि वहां पर सिर्फ पॉइंट्स वाइज अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोचो कि 1 घंटे में ही ये पांचों में से 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मतलब 1 आवर में 3 क्वेश्चन करना है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज मैंडेटरी। इसका बहुत ध्यान रखना है, तो उतना ही लिखना है। मैक्सिमम तुम जा सकते हो इसमें, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 150 से लेकर के 250 वर्ड्स तक पॉइंट वाइज, यदि लाइन में लिख रहे हो तो 3 to 5 लाइन काफ़ी है, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन और हैं, हमने 3 कर लिया, लेकिन अब मान लो कि 2 और 3 जो नहीं कर रहा उसके लिए 4 5 कर सकता है, वो देख लेना है कि हमारे लिए कौन ज़्यादा बेटर होगा। एक चीज़ और मैं बताऊं जो कि शायद स्टार्ट में मैंने बताया नहीं, अभी याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर का आंसर हमेशा किसी एक मीडियम में देना है, यदि हिंदी मीडियम के हो या तुमको लगता है कि मैं हिंदी में ही अच्छा लिख सकता हूँ तो सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखो, लेकिन इंग्लिश के हो तो तुम पूरे क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिखो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर, यदि किसी एक क्वेश्चन का आंसर तुमने इंग्लिश में लिखा तो सारे क्वेश्चन का आंसर भी इंग्लिश में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में कर दिया दूसरे का इंग्लिश में कर दिया, तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। यदि हिंदी में किसी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा तो थ्रू आउट जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उत्तर दे रहे हो, उन सब में
हिंदी माध्यम में ही होना चाहिए, कभी भी इंग्लिश में नहीं करना है फिर बीच में, इसका ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं और पूछते भी रहते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट पृथक्करण, मतलब जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट है, उसको कैसे अलग करें हम, किस तरह से अलग करना है। तो ये इसमें गवर्नमेंट का अपना कुछ कानून है, कुछ नियम है, उसको फॉलो करना होता है। और साथ में ये कह रहा है कि एंड 3R प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब 3R एक प्रिंसिपल है कि 3R मेथड यूज करेंगे कैसे, तो इन 3R के बारे में बता देना है। और जितना भी जानकारी है उसको तुम यहाँ पे इंक्लूड करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो इसका आंसर कम से कम 400 to 500 वर्ड में करना है, ये मान के चलो, या कम से कम 5 लाइन से ऊपर तक, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, उसमें 5 लाइन कम से कम करना है, या 4 to 500 वर्ड में लिख लो। यदि कम वर्ड भी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट होना चाहिए ऐसा जिससे लगे कि तुमने क्वेश्चन का आंसर किया है, ढंग से किया है। तो देखते हैं ये क्या है कि 3R सिद्धांत के बारे में हम समझते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, हालांकि इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, तो भाई अपशिष्ट प्रबंधन बहुत जरूरी है। यदि कूड़ा कचरा हर जगह फैला रहेगा तो क्या होगा, कई तरह का सैनिटरी रिलेटेड इशू होगा, बीमारी होंगे, तो बहुत सारा इशू है जो कि तुम उसको देखोगे। अब हम बात करते हैं 3R प्रिंसिपल की पहले। तो 3R प्रिंसिपल क्या है? 3R प्रिंसिपल ये है कि रिड्यूस, पहला आर जो हो गया वो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम करना, घटाना, जो अमाउंट है, जो वेस्ट जनरेट हम कर रहे हैं उसको कम करें हम। दूसरा है रीयूज, दोबारा उसको उपयोग करना, यानी पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करें आप, जैसे प्लास्टिक की बोतल या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बोतल जो होता है, या जो थोड़ा सा लगता है कि इसको रीयूज कर सकते हैं, उसको हम एक बार जो हमने खरीद के लाया उसको दोबारा उसमें पानी पीने के लिए या कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं उसको, तो उसको रीयूज कहेंगे। उससे कम से कम लोड घट जाता है, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फायदा होगा। तीसरा जो है वो है रिसाइकिल। रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब है उसको दोबारा, पुनः चक्रण कहते हैं उसको, पुनः चक्रण हो जाता है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होगा, आप उसको सेल कर दीजिए, बाकी वो चला जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, वो उसको उस तरह से रिसाइकिल करके उसका प्रोडक्ट बना देता है दूसरा। तो ये 3 मेथड है जिसका यूज होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, 3R। अब बात हुई वेस्ट सेग्रीगेशन की, ये कह रहा है वेस्ट को अलग करने का। तो वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए हमारे यहाँ इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है, वो रूल अभी जो है अमेंडेड 2020-5-6 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कई हमेशा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसमें अमेंडमेंट या चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें क्या प्रोविजन है, तो ये आपको देखना होगा कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो इसमें जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि अभी, चूंकि यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं बता सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, और मैंने बोला है कि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसको देखो, उसमें ज़्यादा डिटेल में है। अभी जो गवर्नमेंट ने एक और ऐड किया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो टोटल 4 बीन्स हैं, 4 डब्बे हैं, और उन 4 डब्बों में उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, और उसमें अलग अलग तरह का अपशिष्ट पदार्थ सेग्रीगेट करना है। जैसे मान लो ग्रीन है, एक ग्रीन है, तो ग्रीन में उस तरह का वेस्ट हम डालेंगे, जैसे आपने ये देखा भी होगा, स्लोगन सुना भी होगा, गीला कचरा और सूखा कचरा। तो गीले वाले में, जैसे जो ग्रीन है तो ग्रीन वाले में गीला यानी वेट वेस्ट डालेंगे। उसी तरह से यदि ब्लू है तो ब्लू में सूखा कचरा या ड्राई वेस्ट डालेंगे। तीसरा जो है वो रेड कलर का है, रेड वाले में उस तरह का चीज डालना है जो सैनिटरी रिलेटेड है, या मेडिसिन हो गया, इस तरह का चीज जो है वो रेड में डालेंगे, जैसे डायपर, नैपकिन, ये सब रेड वाले डब्बे में डलेगा या रेड बीन में डलेगा। एक और जो है वो है ब्लैक कलर का। ब्लैक वाले में जनरली हजार्डस वेस्ट या घर से निकलने वाला जितना भी तरह का हजार्डस है वो सब इसमें जलेगा, जैसे पेंट, सैनिटाइजर की शीशी, बोतल। तो इस तरह का जितना भी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो सब इस ब्लैक वाले में जाएगा, क्योंकि ये जो है वो हजार्डस के लिए है।
तो इससे जो है वेस्ट सेग्रीगेशन हो जाता है और इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है बाद में। तो ये सब मेथड्स हैं। तो हमने ये कम से कम देखा कि ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक, ये 4 बीन हैं जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के अकॉर्डिंग इसमें सेग्रीगेट करना है जितने भी वेस्ट हैं, जितने टाइप्स के होंगे वो। बाकी डिटेल में मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये अवेलेबल है 15-20 मिनट का एक वीडियो, उसको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी केस स्टडी एक्सप्लेन द काउज एंड कंसिक्वेंस ऑफ रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। मतलब भारत में नदी जल विवाद, जो नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो भारत में करीब करीब हर एक 2 स्टेट 3 स्टेट के बीच में इस तरह का जल विवाद है, क्योंकि नदियों का जल जो है किसी एक राज्य से होकर के नहीं गुजरता, वो कई राज्यों से होकर गुजरता है। और जल बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो कृषि कार्य के लिए हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए हो, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो, वादिंग पर्पस के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो। तो विवाद हमेशा रहता है 2 राज्यों या 3 राज्यों के बीच में आपसी। तो इसमें तुम एग्जाम्पल में यदि दिल्ली में जानते हो तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है यमुना रिवर से रिलेटेड, उसके वाटर शेयरिंग से रिलेटेड हमेशा विवाद होता रहता है। या मेन जो आपके सिलेबस में है वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी नदी जल विवाद, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो इस विवाद पर भी आप लिख सकते हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना होगा, जो कि मैंने इंस्ट्रक्शन में बता दिया है। दूसरा जो है पार्ट बी है, तो पार्ट बी उनको नहीं करना है जो रेगुलर है, पार्ट बी उनको करना है जो रिपीटर स्टूडेंट है, जिसने एग्जाम नहीं दिया या जिसका एग्जाम छूट गया, उसके लिए है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है, तभी पार्ट बी का आंसर करना है। कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे जो रिपीटर होते हैं वो पार्ट बी नहीं करते, पार्ट सी नहीं करते, सिर्फ वो भी सिर्फ पार्ट ए करके छोड़ देते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, और इसलिए उनके मार्क्स कम आते हैं और वो फिर से फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ भी है जैसे क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कह रहा है कि डिस्कस द इको फ्रेंडली मेथड टू मैनेज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। अभी हमने देखा इसमें कि भाई फूड वेस्ट, पेपर, या ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट या टेक्सटाइल, तो इसको भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे फूड है तो ये क्या है, इसके लिए हम ग्रीन लेंगे क्योंकि ये वेट वेस्ट में आ जाएगा। पेपर है वो ड्राई है, टेक्सटाइल है वो भी ड्राई है, तो इसको हम ब्लू वाले बीन में रखेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये हजार्डस वेस्ट है, तो इसको ब्लैक वाले में डाल देंगे। तो इस तरह से यदि आपने एक बार ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया तो सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इसको हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिकल किया हुआ है, पता होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि 17 है, और इसमें से इन्होंने 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेंशन कर रखा है। 2 जो जीरो हंगर, 8 डिसेंट वर्क विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, और 14 लाइफ बिलो वाटर, मतलब जल के अंदर, पानी के अंदर जो जीवन है उसके बारे में। तो सबके बारे में लिखना है कि इसका किस तरह से आप अचीव कर सकते हो जल्दी से और ढंग से, आप सजेस्ट करो। तो यही इस क्वेश्चन में है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी इसमें वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं कि भाई जल प्रदूषण के बारे में आपको बताना है कि जल प्रदूषण का क्या समस्या है और प्राइमरी सोर्स क्या क्या है। तो प्राइमरी सोर्स क्या हो गया इसमें, जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, यदि कृषि कार्य करते हैं तो वहां से भी कई तरह का केमिकल्स, पेस्टिसाइड वो बह के चला आता है। साथ में अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर से निकलने वाला नालियों का जो कचरा है वो पॉल्यूट करता है वाटर को। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, उद्योग या जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं वहाँ से निकलने वाला प्लास्टिक, पेपर या तेल का रिसाव, तो इस तरह का जो भी एक्टिविटी है वो प्राथमिक स्रोत है जल प्रदूषण का। ये भी कह रहा है कि इनको नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, आप उसको देखो ध्यान से, नोट्स बनाओ, जल्दी से उसको करो और याद कर लो, कुछ नहीं है इसमें। पार्ट सी, ये भी जो रिपीटर नहीं है उनके लिए नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ इसको बार बार पढ़ना। अभी तक मैंने इतने देर के वीडियो में मैं बार बार सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, बिना इंस्ट्रक्शन के करोगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये लिख रखा है फॉर रिपीटर स्टूडेंट,
ऑफ SOL ओनली, यानी जो SOL के स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए है, रेगुलर वालों के लिए नहीं है ये। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि पार्ट ए में आ जाए, आपके लिए आ जाए, जो रेगुलर हैं, जो रिपीटर नहीं है उनके लिए, तो इन सब का भी प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पर फिर आ गया मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण अध्ययन जो है वो एक बहुआयामी विषय है। अभी हमने देखा था पीछे में कि साइंस और सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है, और इसके पढ़ने के बाद, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद आप कितना समझते हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या उसके बारे में कितनी जानकारी होती है, उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसका भी वीडियो अवेलेबल है। वनों की कटाई का क्या परिणाम हो सकता है भारतवर्ष में, और क्या क्या आप कर सकते हैं कि वनों की कटाई को रोका जाए। ये है डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एग्जामिन द सोशल एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ माइनिंग इन इंडिया। माइनिंग से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो, यानी डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में डाल रखा है, सर्च करना, उसमें मिल जाएगा चैनल पे। सजेस्ट सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस टू मिनिमाइज दिस इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी और ट्राइबल कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि खनन का क्या प्रभाव पड़ेगा वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर जहां माइनिंग होगी, या पर्यावरण के विभिन्न घटकों के ऊपर। अभी तक यही था। एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दूं लास्ट में, टोटल 5 क्वेश्चन है पार्ट ए में। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इन सभी में से सिर्फ 2 का आंसर करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम लोग जल्दी से उन सब का एक बार आंसर देख लेते हैं जो पार्ट ए में था, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ये और 5 मार्क्स ये। तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन 1 में देखते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला का आंसर फूड वेब था, दूसरे का जीव मंडल या बायोस्फीयर, तीसरे का वेटलैंड से रिलेटेड जो कन्वेंशन था उसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जो कि 1971 में इसको ईरान शहर में, है ना, ईरान के रामसर शहर है, वहां ये कन्वेंशन हुआ था। सॉइल इरोजन है, या इसको कहते हैं मिट्टी कटाव या मिट्टी का अपरदन, ये 4th का आंसर है। 5th का जैसे मैंने बताया कि जितना भी तरह का फिकस स्पीसीज है, बनियान या पीपल या बंगाल टाइगर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाले पार्ट, मतलब उसी पार्ट में, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है उसमें एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। तो उसमें YBP है, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, GAP मतलब गंगा एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम लोग AQI से रिलेटेड ऑलरेडी प्रैक्टिकल किए हैं, और साथ में SDG से भी रिलेटेड प्रैक्टिकल किए हैं, दोनों का वीडियो भी अवेलेबल है, वहां से भी एक ब्रीफ आइडिया AQI का भी मैंने डाल रखा है, मिल जाएगा। तो अभी तक का क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया, बाकी आप अपना प्रिपरेशन करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, मेरे ख्याल से एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। फर्स्ट ईयर के चारों यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, या जिससे रिलेटेड आ सकता है, सिलेबस का जो भी पार्ट है, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उसको सर्च करो, देखो, खुद से पढ़ो, बुक अवेलेबल है तो वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर दे सको। और मैं फिर कह रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ना है, बिना पढ़े हुए इंस्ट्रक्शन आंसर नहीं देना। आंसर लिखने के पहले, उत्तर लिखने के पहले जो भी निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसको पढ़ लेना है ढंग से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।